हेलो एंड वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीकर लोकसभा। ठीक है, पिछले कुछ लेक्चर्स में भी हमने पॉलिटी से जुड़े हुए लेक्चर्स जो हैं किए हुए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीकर लोकसभा के। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो भी एग्जाम्स में आपका जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, वो सब कुछ आज जो है वो इस लेक्चर में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं स्पीकर से, अगर कोई क्वेश्चन आए तो। शुरू करते हैं। देखिए लेक्चर, देखिए कहाँ लिखा गया है स्पीकर के इलेक्शन के बारे में, स्पीकर का इलेक्शन। ठीक है, देखिए पॉलिटी में कुछ भी अगर हम जब पढ़ते हैं, तो पॉलिटी में जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कहाँ किस अनुच्छेद में जो है वो इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद में इसकी जो है वो विवेचना की गई है। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि आर्टिकल 93 अनुच्छेद 93। ठीक है, अनुच्छेद 93 जो है वहां लिखा गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है अपने, ठीक है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है अपने लोकसभा के, ठीक है, उनका जिक्र अनुच्छेद 93 में किया गया। ठीक है, उनके चुनाव के बारे में, चुनाव का प्रावधान कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 93 में। उसके बाद देखिए जानते हैं, देखिए अध्यक्ष जो होता है वो क्या है, संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है, ये आपको पकड़ना है, अध्यक्ष क्या होता है, संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है सदन का। ठीक है, उसके बाद देखिए कहाँ से जो है, देखिए 1919 भारत सरकार का जो अधिनियम है, भारत सरकार की जो अधिनियम लेकर आती थी, ठीक है, भारत सरकार। ठीक है, तो 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो सुधार हुआ था उस, ठीक है, उसके तहत जो है ये अपने स्पीकर स्पीकर और अपने डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है ये ऑफिस दोनों के दोनों वहां से आए हुए हैं। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हिंदी में बोलते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, वहां से जो है आपकी ये, उसके बाद जो है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट हमें दिखने लगती है। इससे पहले जो है वो नहीं थी। अब देखिए कि जब हम इलेक्शन होता है स्पीकर का जब इलेक्शन होगा तो क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या मानदंड हैं जो ध्यान रखने हैं स्पीकर के इलेक्शन के समय पे। देखिए स्पीकर को क्या होना पड़ेगा, मेंबर ऑफ द हाउस होना पड़ेगा। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर है, ठीक है, अध्यक्ष है। ठीक, तो उसको क्या होना पड़ेगा, मेंबर होना पड़ेगा, सदस्य होना पड़ेगा उसको। अगर वो सदस्य नहीं है तो वो नहीं बन पाएगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है उसमें। ठीक है, इनके इलेक्शन को लेके अब देखते हैं। वैसे कोई खास तरीके की कोई योग्यता तो निर्धारित नहीं की गई है संविधान द्वारा, ये पकड़ लीजिएगा, कोई संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। कोई सवाल पूछा जाए कि क्या संविधान में कोई योग्यता निर्धारित है, तो नहीं है इस तरीके से कोई खास। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उनको क्या है, संविधान के जो है संविधान के बारे में उनकी जानकारी होनी चाहिए कि क्या, कुछ तो होना चाहिए ना उनको, उनके लिए खास चीजें। तो संविधान का की जानकारी और कानून की जानकारी उनको होनी चाहिए। ठीक है, कानून की जानकारी उनको होनी चाहिए। ठीक है, इस बारे में, ठीक है, ये यहाँ एक्सपर्ट होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी लॉ है उन उस पर जो है एक्सपर्ट होने चाहिए वो। तो ठीक है, यही एक और तो उनके चुनाव के लिए जो है कोई खास बात ऐसी है नहीं। ठीक है, क्वालिफिकेशन लिखा है जैसे मैंने लिखा बताया आपको कि कोई खास योग्यता निर्धारित नहीं है। ठीक है, उसको उनको जो है सदन का सदस्य होना चाहिए और संविधान और कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है देखिए कि कितना उनका कार्यकाल रहता है। देखिए 5 साल के लिए देखिए 5 चुने नहीं जाते, देखिए ये पद धारण करते हैं। ठीक है, ठीक, अब देखिए 5 साल के लिए अपने पद को धारण करते हैं। अच्छा, एक बार अगर चुने जाएंगे तो दूसरी बार भी चुने जा सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो नहीं चुने जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा जब भी लोकसभा भंग होती है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये के लिए इंपॉर्टेंट है, जब भी लोकसभा भंग होती है तो अध्यक्ष अपना पद खाली नहीं करते। आप देखिएगा अध्यक्ष जो है ना बने रहेंगे, अध्यक्ष जो है वो बने रहेंगे। अब देखिए कब तक बने रहेंगे, जब नई लोकसभा चुनकर आएगी, नई लोकसभा चुनकर आएगी, तो क्या होगा, यहाँ पर एक प्रोटम स्पीकर होगा। क्या होगा, प्रोटम, इसका नाम है प्रोटम स्पीकर बोलते हैं इसको, या अध्यक्ष बोल लीजिए। प्रोटम स्पीकर होगा। प्रोटम स्पीकर का काम होता है जो नई लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं उनको क्या शपथ दिलाने का काम होता है। क्या होता है, उनको शपथ दिलाने का काम होता है। तो नए प्रोटम स्पीकर के बनने तक क्या होता है, अध्यक्ष जो होंगे नई लोकसभा तक बने रहेंगे, पुराने जो अध्यक्ष है ना वो बने रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि लोकसभा भंग हुई और अध्यक्ष भी जो है अपने पद से क्या है वो उनको वो भी क्या है पद से इस्तीफा दे दिया, ऐसा नहीं होता है। नई लोकसभा के आने तक क्या प्रोटम स्पीकर का चुनाव होगा। ठीक है, प्रोटम स्पीकर के चुनाव तक जो है अध्यक्ष पुराने अध्यक्ष बने रहेंगे। ठीक है, प्रोटम स्पीकर सिर्फ कब तक बने रहते हैं, ये शपथ दिलाने के लिए होते हैं बस, सदस्य को, जो नए सदस्य चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य होता है इनका।
उसके बाद जो है नए स्पीकर जो आएँगे, ठीक है? नए स्पीकर जो हैं वो चुनाव होगा उनका, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए क्या इनके पास शक्तियाँ हैं और क्या रोल है इनके, पावर शक्तियाँ इनकी क्या-क्या हैं देखिए। देखिए संविधान के प्रावधान, यहाँ इसको पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। ये क्या काम है यहाँ से पता लग जाएगा। भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की जो प्रक्रिया है उनके बारे में, कार्य संचालन के नियम, ठीक है? सदन के भीतर संसदीय मिसालों का अंतिम व्याख्याकार कौन है? वो है स्पीकर, ठीक है? वो अपने कौन है? अध्यक्ष हैं वो, ठीक है? जो भी संसद के अंदर कार्य होगा उसके अंतिम व्याख्याकार कौन होंगे? उसके अंतिम व्याख्याकार होंगे कौन? अपने स्पीकर। ये आपको पता करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद देखिएगा और क्या काम है उनके देखिए। संयुक्त बैठक होती है देखिए, जब भी देखिए मान लीजिए संयुक्त बैठक कब होती है आपको पता होना। संयुक्त बैठक तब होती है, मान लीजिए कोई बिल अगर संसद में आता है, कोई बिल संसद में आया, ठीक है? अब लोकसभा है अपने पास, लोकसभा एलएस लिखना और ये राज्यसभा है। तो लोकसभा में कोई बिल आया और राज्यसभा दोनों में ही क्या है, वो दोनों में क्या है, इन दोनों को लेकर क्या, किसी बिल को लेकर क्या है, इन दोनों में क्या है, वो ठन गई है कि भैया बिल, लोकसभा कुछ और चाहती है, राज्यसभा कुछ और चाहती है, बिल पास नहीं हो पा रहा है। तो क्या होता है यहाँ पर, राष्ट्रपति जी क्या कहते हैं, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, संसद के 2 सदनों को बुलाएँगे। दोनों सदनों को बुलाएँगे, यहाँ पर क्या होगी, संयुक्त बैठक होगी। जब संयुक्त बैठक होगी, संयुक्त बैठक में क्या होता है कि दोनों सदन के सदस्य है एक साथ बैठते हैं, ठीक है? और उस बिल पर चर्चा करेंगे, ठीक है? तो जो उसकी अध्यक्षता है, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? उसकी अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता अपने स्पीकर करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाए कि जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसका जवाब होगा स्पीकर करते हैं, ठीक है? अब देखिए एडजर्नमेंट ऑफ सिटिंग, अब मान लीजिए देखिए एक ये यहाँ पर हाँ, यहाँ पर स्थगन, ठीक है? बैठक का स्थगन। अब देखिए ये क्या होता है? अब देखिए हमें मालूम है कि अपने जो संसद है वो तभी चलती है जब उसमें ना कुल सदस्य का 1/10, 1/10 अगर मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, तभी वो चल पाएगी, अन्यथा उसको क्या करना पड़ेगा? अन्यथा उसको स्थगित करना पड़ेगा, ठीक है? अगर मान लीजिए संसद में 543 सदस्य हैं, तो इसका 1/10 कितना हो गया? 54.3, मतलब समझ लीजिए 55 सदस्य तो होने ही चाहिए, ठीक है? अगर मान लीजिए कुल संख्या 553 है, तो उसका 1/10 कितना हो गया? 54.3, मतलब 55 मान लीजिए। 55 सदस्य तो होने ही चाहिए संसद की कार्रवाई को चलने के लिए, अन्यथा क्या हो जाएगा? संसद क्या करनी पड़ेगी? स्थगित करनी पड़ेगी। तो स्थगित कौन करते हैं? वो भी अपने स्पीकर का जो है वो, स्पीकर के हाथ में होता है स्थगन करने का, ठीक है? अब देखिए जो ये 1/10 मैंने अभी बताया आपको, 1/10 जो है मेंबर होने चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं? कोरम भी बोलते हैं। ये आपको होना चाहिए कोरम, कोरम, ठीक है? यहाँ पर लिखा भी है जिसे कोरम कहा जाता है। अब देखिए कोरम, ये सवाल आया कि तो कोरम कितना होता है संसद का? लोकसभा का कितना है? मतलब 1/10 है। ये आपको ध्यान में, जितने भी सदस्य होंगे संसद में, उसका 1/10 क्या होता है? उसका कोरम होता है। कोरम मतलब जितने इतने इतने सदस्य जो कि संसद को चलाने के लिए चाहिए हमें, ठीक है? कम से कम इतने चाहिए, उसको कहते हैं कोरम। ये आपको पता होना चाहिए, कोरम शब्द है ये, ठीक है? संसदीय कोरम कहते हैं इसको। अब उसके बाद देखिए कास्टिंग वोट क्या होता है? एक चीज़ ये जान लीजिए, कास्टिंग वोट क्या है और कास्टिंग वोट के बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जब भी जैसे कोई बिल आता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल समझ लेंगे तो आप समझेंगे। बिल आता है तो बिल मान लीजिए लोकसभा में आया है ये, और अ, ऐसा हुआ, मान मान लीजिए संसद में 100 सदस्य हैं अभी, ठीक है? एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ़। तो 50 लोगों ने हाँ कहा है इस बिल को लेके और 50 लोगों ने ना कहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये बिल जो है वो यहाँ पर टाई हो गया। हो गया नहीं टाई हो गया? ठीक है? अब कैसे मानेंगे कि क्या बोलते हैं कि बिल पास माना जाए कि उसको, ठीक है, पास नहीं हुआ है, किस तरीके से उसका रिज़ल्ट निकलेगा। तो ये होगा यहाँ पर जो होता है, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक है, अध्यक्ष हैं, सेकंड लीजिएगा। हाँ, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ना, वो क्या करेंगे यहाँ पर अब वोटिंग करेंगे, या वो भी वोटिंग में पार्ट लेंगे। वैसे वो वोटिंग में पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन जब भी बराबर जो है वोटिंग जो हो जाए ना, दोनों साइड में बराबर वोटिंग हो जाएगी, तो वहाँ पर वो वोटिंग करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कास्टिंग वोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट बोलते हैं, जब उनको वोट देना पड़ जाए। आगे बात सुनिए, सामान्य स्थिति में वो वोट नहीं करते हैं, लेकिन जब भी दोनों साइड में क्या है बराबर वोटिंग हो जाए, तो टाई के केस में जब भी क्या है बराबर वोटिंग हो जाए, तो वहां पर उनको वोट करना पड़ेगा, उसको हम कास्टिंग वोट कहते हैं, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। अब जब भी देखिए धन विधेयक में क्या लिखा है, यहाँ पर अध्यक्ष को लेकर क्या है, यहाँ पर धन विधेयक में ये जान लीजिए। तो देखिए वो निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है? इस प्रश्न पर उनका निर्णय अंतिम होता है। देखिए जब भी कोई मनी बिल आता है, ठीक है, मनी बिल कह दीजिए इसको या धन विधेयक कह दीजिए, ठीक है, धन विधेयक। तो जब ये आएगा ना, तो इसका डिसीजन कौन लेगा कि ये
धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है, नॉर्मल बिल है, इसका निर्णय कौन करेंगे, स्पीकर करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि धन विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय किसका होता है, तो वो अध्यक्ष का होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा का होता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता, ठीक है, सदस्यों की अयोग्यता को लेकर, ठीक है, ये डिसीजन किसका होता है, जैसे मान लीजिए 10वीं अनु 2-3 चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। संसद की जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता, ठीक है, उनकी अयोग्यता के बारे में जो प्रश्न होगा उसका निर्णय स्पीकर लेंगे, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें, स्पीकर का निर्णय होगा, ठीक है। जैसे कि कोई दल बदल कर रहे हैं, ठीक है, कोई नेता जो है वो किसी पार्टी से चुनकर आए हैं और ठीक है ए पार्टी से चुनकर आते हैं, ठीक है, और चुनकर आने के बाद क्या करते हैं, ये बी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, 6 महीने के बाद क्या करते हैं, ठीक है, ये क्या दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दल बदल वाला जो मामला है, ठीक है, तो यहाँ पर अयोग्यता का मामला बनता है, ठीक है, क्योंकि वो चुनकर किसी और पार्टी से आए और बी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, इस तरीके से। और भी कई प्रावधान है तो उसको बाद में जानेंगे कभी, लेकिन आप जान लीजिए दल बदल वाले जो भी मामले हैं, ठीक है, जहाँ पर संसद की सदस्यता है ना, सांसद जो होते हैं उनकी सदस्यता पर अयोग्यता बन जाती है ना, वो निर्णय स्पीकर के होंगे, ठीक है। ये लिखा कहाँ गया, 10वीं अनुसूची में लिखा गया है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि 10वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है, ठीक है, 10वीं अनुसूची किस बारे में है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है, अयोग्यता के बारे में है सांसदों की, ठीक है, अयोग्य ठहराने के मामले में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। 10वीं अनुसूची, उसके बाद देखिए ये पावर कहाँ लिखी हुई है, ये स्पीकर की ये पावर कहाँ लिखी हुई है, तो 52वें संशोधन में लिखी गई है, ठीक है। ये भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में यह शक्ति स्पीकर के पास है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 52 वो अमेंडमेंट जो है वहां लिखी गई है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, अब 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय जो है न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि क्या जो ये शक्ति डिस्क्वालिफिकेशन, अगर मान लीजिए स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, स्पीकर ने क्या किया, अयोग्य ठहराया किसी को, ठीक है, किसी मंत्री को या किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया, तो क्या होगा, क्या इसको न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, तो हाँ इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा का मामला है कि क्या ये कोर्ट में जा सकता है मामला, ठीक है, जहां कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या स्पीकर का डिसीजन सही था या नहीं सही था, ठीक है, न्यायिक समीक्षा कहते हैं इसको, ठीक। तो इस 1992 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है, इससे पहले नहीं की जा सकती थी, स्पीकर का फैसला सर्वमान्य होता था और वो अंतिम होता था। उसके बाद देखिए क्या है, जो भी संसद की समितियां होती है उनके अध्यक्ष किसके द्वारा नामित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, वो स्पीकर द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा सारे सदस्यों को मनोनीत करने का काम तो अपने अध्यक्ष का ही है, लेकिन आपको ये पकड़ना है कि सलाहकार समिति, ये व्यावसायिक सलाहकार समिति, उसके बाद सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति, ठीक है, ये 3 समिति है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, इनकी अध्यक्षता कौन करता है, इनकी अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, मतलब अध्यक्ष करते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं ना अपने स्पीकर हैं, वही जो है इनकी अध्यक्षता करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, जनरल पर्पस कमेटी है और रूल्स कमेटी है, 3 कमेटी हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं, अध्यक्ष करते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या है कि इनका रिमूवल कैसे होगा, ठीक है, इनको किस तरीके से पद से हटाया जा सकता है। देखिए वैसे तो आमतौर पर 5 साल तक वो बने रहते हैं, ठीक है, 5 साल तक वो बने हैं अपने पद में, लेकिन मान लीजिए अगर उनको वो किस तरीके से पद से, अगर उनको अपना पद खाली करना पड़ सकता है, देखिए स्पीकर को पद खाली करना पड़ सकता है किस केस में, यदि वह लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं, ठीक है, यदि वह डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा दे देते हैं। एक बात यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, स्पीकर को अगर अपना, ठीक है, अध्यक्ष को अपना इस्तीफा अगर देना होगा ना, इस्तीफा, तो वो किसको देंगे, यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा, डेप्यूटी स्पीकर को देंगे, डेप्यूटी स्पीकर को, उपाध्यक्ष को, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं उपाध्यक्ष को। तो स्पीकर को अपना स्पीकर को अपना रिजिग्नेशन देना हो, किसको देंगे, वो डेप्यूटी स्पीकर को देंगे, इसका मतलब उपाध्यक्ष को देंगे, ठीक है, ये आपको पता करना है। और साथ में ये, यदि उसे लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया हटाया जाता है, ठीक है, 3 केसेस में उनको अपना पद जो है खाली करना पड़ सकता है, या तो लोकसभा के सदस्य ना रहें, या वो अपना इस्तीफा दे रहे हों, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर को, और या उनको लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा रहा है, ठीक है, बहुमत से पारित प्रस्ताव से जो है उनको हटाया जा रहा है, 3 केसेस में उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए उनको हटाना है तो 14 दिन की जो है वो 14 दिन पहले जो है उनको बताना पड़ेगा, 14 दिन का क्या करना पड़ेगा उनको,
सूचना देनी पड़ेगी, अग्रिम सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है? अग्रिम सूचना देनी पड़ेगी। ये देनी पड़ेगी, ठीक? उसके बाद देखिए, जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होता है, तो वह बैठक में उपस्थित हो सकता है, ठीक है? लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकता। अब देखिए, उनको हटाने का प्रस्ताव पास हुआ, हटाने का प्रस्ताव पास हुआ है, तो वो क्या है, उस बैठक में भाग ले सकते हैं, बैठक में भाग ले सकते हैं। लेकिन उस समय पर वो अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब अभी आरोप तो उन्हीं पर लग रहा है ना, हटाने की तो बात उन्हीं को हो रही है, तो अध्यक्षता कैसे कर देंगे? उनको अध्यक्षता वो नहीं करेंगे उस समय पर, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक? तो बैठक में उपस्थित रह सकते हैं वो, ठीक है? बैठक में क्या है, उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो स्पीकर से रिलेटेड जो भी ये थी हमने, वो आज वह सब जान ली हैं। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपका स्पीकर, ठीक है, अध्यक्ष से रिलेटेड आएगा, तो आप जो है वो छोड़कर नहीं आएँगे उसको, ठीक है? यहाँ पर जो हमारी स्पीकर वाली क्लास जो कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।